क्या आप प्रोफेशनल हो? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट? आप आपकी खुद की टैक्स प्लानिंग करते हो? टैक्स प्लानिंग जो गवर्नमेंट आपको टैक्स कम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने के लिए देती हो, आप वो यूज करते हो? आपने फाइनेंशियल शुरू होने से पहले कभी टैक्स प्लानिंग की है? मैक्सिमम टैक्स सेविंग आप कैसे करते हो? न्यू रिजिम क्या है, ओल्ड रिजिम क्या है, ऑडिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यह सब चीजें आपको पता है? आपने इस बारे में कभी बैठ के सोचा है? आपके सीए के साथ डिस्कस किया है? तो आज देखेंगे कि टैक्स प्लानिंग प्रोफेशनल ने कैसी करनी चाहिए। चलो तो शुरू करते हैं टैक्स प्लानिंग फॉर प्रोफेशनल्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत चौहान, आपका यूट्यूब वाला CWM। आज का एजेंडा क्या रहेगा? टैक्स प्लानिंग प्रोफेशनल ने कैसी करनी चाहिए। पहले देखेंगे सबसे पहले कि स्पेशली डॉक्टर्स के लिए क्या क्या इनकम सोर्सेस डॉक्टर्स को हो सकते हैं। दूसरा, टैक्सेशन ऑफ सैलरी डॉक्टर, जो सिर्फ सैलरी उनको मिल रही है, उनका टैक्सेशन कैसे होगा। ओल्ड और न्यू रीजन का हम शॉर्ट में देखेंगे। देन प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन स्कीम क्या है। देन ऑडिटेड टैक्सेशन कैसे करना चाहिए। देन लॉसेस अगर होते हैं बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में, वो कैसे ऑफसेट करने चाहिए। देन हम लास्टली आपको कुछ एडिशनल टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स बताएंगे, शेयर करेंगे, या फिर हम कहेंगे उनको स्ट्रेटजीज आपको देंगे, वो हम देखेंगे कि टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज क्या करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, लाइक डॉक्टर्स के लिए इनकम कहाँ कहाँ से आ सकता है। सबसे पहले अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ से उनको सैलरी मिलेंगी। उसके बाद अगर वो खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ से उनको प्रोफेशनल इनकम मिलेगा, या कहीं आप वो विजिटिंग कंसल्टेंट है वहाँ से उनको इनकम मिलेगा, वो प्रोफेशनल इनकम कहा जाएगा। इंडियन टैक्सेशन लॉ के हिसाब से ये 6 ही हेड से उसके अंदर इनकम डिवाइड किया जाता है और उसके ऊपर टैक्सेशन लगाए जाते हैं। सबसे पहला होता है सैलरी, देन योर कैपिटल गेन्स, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन एंड बिजनेस इनकम, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये ग्रॉसली हेड से वहाँ से आपको इनकम आता है, और डॉक्टर्स को ऑलमोस्ट ये सब हेड से इनकम आता है। जैसे मैंने पहले बताया, सैलरी से आता है अगर आप सैलरी कर रहे हो तो, प्रोफेशन एंड बिजनेस इनकम जो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद का क्लिनिक चला रहे हो, या फिर कहीं अटैच रहे हो, विजिटिंग कंसल्टेंट हो, या कहीं अपने कॉर्पोरेट में अटैचमेंट लेके रखी, तो वहाँ से आपको प्रोफेशनल इनकम आएगा। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे दिया है, वहां से आपको हाउस पम प्रॉपर्टी गेन या इनकम वहां से आएगा। वो रेंटल इनकम हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, वो इनकम आ सकता है। दूसरा, आपको कैपिटल गेन्स, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, शेयर्स खरीदे है बेचे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदे हैं बेचे हैं, डेट्स फंड खरीदे बेचे हैं, वहां से आपको कैपिटल गेन आएंगे, वो भी इनकम कंसिडर किया जाएगा। एंड फाइनली अदर सोर्सेज होते हैं, जो स्पेकुलेटिव इनकम होता है वो भी वहां से आ सकता है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम आपका वहां है तो वो भी अदर सोर्सेज आ सकता है। तो डॉक्टर्स को हर जगह से पैसा, या फिर प्रोफेशनल्स बाकी भी होते हैं, लॉयर्स, इंजीनियर्स या फिर एडवोकेट्स, उनको भी यहाँ से डिफरेंट सोर्सेज से इनकम आ सकता है। ये बताना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर आपका टैक्सेशन डिपेंड है, और आप कैसे टैक्स फाइल करते हो वो इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो सैलरीड प्रोफेशनल्स है उनके लिए कैसा इनकम टैक्सेशन होता है। तो अगर आप ओनली आपको सैलरी मिल रही है और कुछ इनकम आपको नहीं है, तो आपको 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो न्यू टैक्स रिजिम जो बाय डिफॉल्ट होगी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। अगर आपको वो आप नहीं करनी है तो आप ओल्ड फाइनेंशियल टैक्स रिजिम आप फॉलो कर सकते हो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप न्यू टैक्स रिजिम फॉलो करने शुरू करते हो तो आपको जो डिडक्शन होते हैं 80C के, 80CCD के, 80D के, 80E के, या फिर होम लोन का जो आपको रिबेट या फिर इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में। अगर आपको वो अवेल करना है, या फिर आपको फिलहाल आपके ऊपर कोई होम लोन चल रहा है, या आपकी इन्वेस्टमेंट 80C के अंदर, 80CCD के अंदर चल रही है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम ही फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप मोटा मोटा देख लोगे तो अगर किसी बंदे का इनकम 12 लाख के ऊपर आता है और उसके पास ऑप्शन है कि मैं कौन सी रिजिम फॉलो करूं, ओल्ड या न्यू, तो हम उनको सजेस्ट करेंगे आप न्यू रिजिम के साथ जाइए। अगर आपके पास कोई होम लोन चल रहा है, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट 80C के अंदर या अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर चल रही है, तो आप ओल्ड रिजिम को ही फॉलो करते रहे।
ओल्ड रिजिम के अंदर क्या क्या डिडक्शन मिलते हैं जो अभी न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलने वाले हैं, तो हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। जब आप करते हो अंडर सेक्शन 80C, तो आपको मैक्सिमम लिमिट होती है 1.5 लाख रुपीस की। उसके अंदर आप पीपीएफ ले सकते हो, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एलआईसी का प्रीमियम भर सकते हो, या फिर ट्यूशन फीस भर सकते हो, या प्रिंसिपल पोर्शन जो होता है होम लोन का वो आप यहाँ दिखा सकते हो। उसके बाद होता है 80CCD। वहाँ आपको मैक्सिमम लिमिट होती है ऑन द टॉप ऑफ 1.5 लाख। ये जो पहले 1.5 लाख हुआ उसके ऊपर 50,000 और आप एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट करके 80CC का डिडक्शन अवेल कर सकते हो। उसके आगे जाके 80D होता है। उसके अंदर मैक्सिमम आप जो मेडिक्लेम या हेल्थ के इंश्योरेंस लेते हो खुद के लिए 25,000 और पेरेंट्स के लिए एडिशनल ले रहे हो तो 50,000 आप अवेल कर सकते हो डिडक्शन के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम। उसके आगे जाके होता है 80G। जो डोनेशन आप लोग करते हो चैरिटेबल ट्रस्ट को, वो 10% ऑफ द मैक्सिमम योर इनकम लिमिट आप वो कर सकते हो, वो आप भी डिडक्शन कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर। फाइनली होता है 80E। जो एजुकेशनल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो आप अवेल कर सकते हो डिडक्शन एज ए डिडक्शन इन ओल्ड टैक्स रिजिम। ये हो गया ओल्ड टैक्स रिजिम के कुछ डिडक्शन जो आपको बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद अगर होम लोन का टैक्स बेनिफिट की बात आप करोगे तो वो आप अगर ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करोगे तो ही आपको मिलेगा। उसके अंदर आपको मिलता है 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए तक का प्रिंसिपल के ऊपर आपको ये डिडक्शन मिलेगा। और सेक्शन 24B आप करते हो तो जो आपका इंटरेस्ट होता है वो 2 लाख रुपीस तक आपको डिडक्शन के अंदर क्लेम आप कर सकते हो। अगर कोई हस्बैंड वाइफ बोथ आर डॉक्टर्स हैं और उन्होंने कॉमन जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी है और उनका जो लोन है होम लोन, वो अगर वो दोनों भी को एप्लीकेंट उसके अंदर है तो दोनों लोग ये जो हम बता रहे हैं 3.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल और 2 लाख रुपए इंटरेस्ट के ऊपर वो डिडक्शन एज ए डिडक्शन अवेल कर सकते हो इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। सो दोनों का मिला के 7 लाख रुपए होते हैं। इसको लग के ही हमारी एक अगली स्ट्रेटेजी है जो टैक्स सेविंग स्ट्रेटेजी, वो आपको बाद में बताएंगे। तो दोनों भी अगर को एप्लीकेंट है तो 7 लाख तक का इनकम बेनिफिट आप टैक्स बेनिफिट आप उठा सकते हो अंडर ओल्ड रिजिम। अगर आप न्यू रिजिम फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई भी ये सब जो हमने अभी 80C, CCD, 80E, 80D ये सब जो बोला है या फिर होम लोन का जो डिडक्शन आपको मिलेगा वो कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर अगर आपका इनकम ज्यादा है 12 लाख के ऊपर पर ईयर और आपको कोई ये सेविंग आप पहले से नहीं कर रहे हो, होम लोन नहीं है, तो इट इज बेटर टू गो विद अ न्यू टैक्स रिजिम एंड दैट विल बी अ न्यू बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर। अभी हम बात करते हैं जो प्रोफेशनल इनकम डॉक्टर्स को मिलता है, जो सैलरीड नहीं है, उनको खुद का क्लिनिक है, खुद की प्रैक्टिस है, या फिर उनको प्रोफेशनल इनकम 2-3 जगह हॉस्पिटल अटैचमेंट से मिल रहा है, तो उनका इनकम कैसे टैक्सेशन में प्लान करें। तो सबसे पहले हम उनको सजेस्ट करेंगे अगर उनका इनकम लेस देन 50 लाख रुपीज पर ईयर है तो आप प्रिज्यूम्टिव टैक्स स्कीम जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल करके दी है प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, सीएज या फिर आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स के लिए वो अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर सेक्शन 44 ADA के अंदर आप जितना आपका ग्रॉस रिसिप्ट है या इनकम है हॉस्पिटल का 50% आप एक्सपेंस दिखा सकते हो और 50% के ऊपर आपको टैक्स भरना होता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 44 ADA। अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है तो आपको ऑडिट करना मैंडेटरी है। अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जो बजट 23 का था, फाइनेंशियल ईयर 23 से जो बजट पेश किया है उसके अंदर ये 50 लाख रुपीस की लिमिट बढ़ा के 75 लाख रुपीस कर दी है। 50 लाख से ऊपर 75 लाख तक आपको 60% प्रॉफिट का ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। ये थोड़े चेंजेस नेक्स्ट ईयर से आपको देखने मिलेंगे प्रिज्यूम्टिव टैक्स स्कीम के अंदर। प्रिज्यूम्टिव टैक्स स्कीम ये जो है ये सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए एप्लीकेबल है एंड यू मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉन रेसिडेंट के लिए प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन स्कीम नहीं है। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये प्रिज्यूम्टिव टैक्सेशन स्कीम कैसे काम करती है। अगर किसी प्रोफेशनल का, डॉक्टर का, लॉयर का या फिर आर्किटेक्ट का इनकम 45 लाख रुपीस है और उसके एक्सपेंस जो वो बिजनेस रन कर रहा है, प्रोफेशन कर रहा है, उसके लिए एक्सपेंस जो आ रहे हैं वो 15 लाख रुपए के हैं, तो 45 लाख उसका इनकम हो गया, 15 लाख उसके एक्सपेंस हो गए। एक्सपेंस क्या क्या वो क्लेम कर सकता है? ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस एक्सपेंसेस, कम्युनिकेशन एक्सपेंस, मोबाइल बिल, ये सब आप कर सकते हो। आपने असिस्टेंट रखा है उसकी सैलरी या फिर रेंट ले रखा है उसकी, आप वो सब एक्सपेंस यहाँ क्लेम कर सकते हो। तो इस बंदे का 45 लाख टोटल रिसिप्ट थे, इनकम था, और उसके अंदर 15 लाख रुपीज ये सब एक्सपेंस हो गए, तो उसका इनकम बच गया 30 लाख रुपीज।
अगर वो ऑडिट करता है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम नहीं अवेल करता है तो 45 माइनस 15 30 लाख रुपए के ऊपर उसको टैक्सेशन भरना पड़ेगा। अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम करता है, क्योंकि उसका इनकम लेस देन 50 लाख रुपीज है, तो 45 का आधा 22.5 लाख रुपए के ऊपर ही उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के ऊपर ये दोनों 30 लाख रुपीज विदाउट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम एंड 22.5 लाख रुपीज विद प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो तो विदाउट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम उसको 7.25 लाख रुपीज टैक्स भरना पड़ेगा एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम। अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अवेल करता है तो ओनली उसको 5 लाख रुपीज का इनकम टैक्स भरना पड़ेगा एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम। तो यहाँ ओनली बाय टेकिंग अ स्मार्ट डिसीजन आप 2.25 लाख रुपीज का टैक्स आपने कम कर लिया है। मगर आपको ये सब करने के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा, और ये इंडिविजुअल और एचयूएफ या फिर आप यू मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको क्राइटेरिया फॉलो करना है। उसके बाद अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉलो करते हैं तो आपको कुछ फायदे भी है। वो फायदे क्या क्या है? आपको एक सेपरेट अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, ऑडिट करने की जो फीस होती है वो देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिंपल बेसिक कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। आपको एडवांस टैक्स भरने की एवरी क्वार्टरली भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एट द एंड ऑफ ईयर 15 मार्च को आप जो कुछ आपको प्रिज्यूम्ड आपका इनकम है वो समझ के आप टैक्स भर सकते हो। ये सब चीज़ें प्रोज के अंदर आती है या फिर आपको ये फायदेशीर हो सकती है। अभी ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम हमने जो देखी वो प्रोफेशनल्स के लिए थी। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो लाइक योर हॉस्पिटल या फिर आपका कोई एक फर्म चला रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अवेलेबल है। वो आता है सेक्शन 44A(D) के अंदर। वहाँ हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भरते हैं बिजनेस के ऊपर। वहाँ आपको अप टू 2 करोड़ रुपए तक अगर आपका नेट रिसिप्ट या इनकम है साल भर में, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर जा सकते हो। वहाँ आपको 6 to 8% प्रॉफिट दिखाना होता है ऑन योर टर्नओवर, नॉट बिलो दैट। अगर उसके बिलो आप जाते हो तो आपको करना पड़ता है। मगर न्यू अब एडिशन उसके अंदर ये हुई है कि अगर आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन आर 95% और या कैश रिसिप्ट आर लेस देन 5% अगर आपके पास है, तो आप 10 करोड़ तक भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भर सकते हो, ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी फर्म बिजनेस के अंदर आपने कैटेगराइज करके रखी है तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जैसे जो फायदे उसके थे फॉर प्रोफेशनल, सिमिलरली वो फायदे आप बिजनेस के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44A(D) के अंदर भी क्लेम कर सकते हो। 10 करोड़ तक आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं अगर आपका कैश इनकम रिसिप्ट जनरेशन आर लेस देन 5% ऑफ टोटल टर्नओवर। नाउ अगर अगले हम देखते हैं आगे आके हम कि ऑडिटेड टैक्सेशन कब करना चाहिए। जब आपका इनकम मोर देन 50 lakhs या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से अभी आपका 75 lakhs के ऊपर जाता है तो आपको ऑडिटेड टैक्सेशन करना जरूरी है और उसका देन आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो यहाँ हम 50% प्रॉफिट या लॉस दिखा नहीं सकते, तो आपको यहाँ कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग ऑडिट करना पड़ता है। आपको सेपरेट अकाउंटेंट रखना पड़ता है। एवरी कैश बुक, लेजर बुक, जर्नल्स, स्टाफ के पेमेंट या फिर आपका जो परचेस सेल है उसका पूरा डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ता है। अगर आप मेडिकल चला रहे हो, लैब चला रहे हो, उसके साथ पैरेलल हॉस्पिटल के साथ, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ इकट्ठा करके उसका लेजर अच्छे से बना के रखना पड़ेगा। आपको ऑडिट करना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी बात, एवरी क्वार्टरली आपको एडवांस टैक्स भरना है जो 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को होता है, वो आपको भरना पड़ता है। अगर आप ये एडवांस टैक्स नहीं भरते हो तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो अराउंड 18% पर एनम होता है। तो अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है तो आपको ऑडिट करना पड़ता है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेके प्रॉपर तरीके से वो प्रेजेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना होता है। इसके अंदर बिजनेस के अंदर आपको जब आप ऑडिटेड करते हो तो आपको प्रॉपरली एक्सपेंस भी दिखाने पड़ते हो। तो एक्सपेंस आप क्या क्या दिखा सकते हो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। अभी आप क्या क्या एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो आप जब कोई भी बिजनेस रन करते हो तो सबसे पहले आप जो सैलरी करते हो आपके एम्प्लॉयज़ को, उनके इंसेंटिव देते हो, उनको बोनस देते हो या फिर अदर कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट्स आप देते हो तो आप क्लेम कर सकते हो एज अ बिजनेस एक्सपेंस। डिजिटल मार्केटिंग आप करते हो, ब्लॉग राइटिंग करते हो, प्रैक्टो पे आप कुछ खरीद रहे हो या फिर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो या फिर अदर कोई फीस है, प्रोफेशनल फीस आप दे रहे हो, मेंबरशिप अपने प्रोफेशनल इसके लिए कुछ ले रहे हो तो उसकी आप फीस यहाँ क्लेम कर सकते हो।
इंडिमिटी इंश्योरेंस या अदर जो कुछ इंश्योरेंस आप क्लेम कर रहे हो, जो आप गाड़ी यूज़ करते हो उसके लिए कुछ इंश्योरेंस पे कर रहे हो, गाड़ी परचेस कर रहे हो, उसका लोन आप कर रहे हो, उसका लोन पे कुछ पैसे भर रहे हो, वो होम लोन, वो सब आप यहाँ क्लेम कर सकते हो। आप कुछ अपने लोन परचेस किया हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने कराने के लिए, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आप बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हो। रेंट, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंसेस जो आप प्रीमाइसेस में लगता है वो सब आप यहाँ क्लेम कर सकते हो। देन जो रिपेयर होता है, इंश्योरेंस होता है मशीनरी का, प्लांट्स का, फर्नीचर का, वो यहाँ सब आप बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम कर सकते हो। डिप्रिसिएशन जो होता है तुम्हारे बिल्डिंग का, मशीनरीज का, कंप्यूटर का, सोनोग्राफी मशीन का, कार्स का, ये सब आप यहाँ बिजनेस एक्सपेंस में क्लेम कर सकते हो। या फिर आप जो कुछ प्रोफेशनल फीस भरते हो, एएमसीज भरते हो, प्रोफेशनल सर्विसेज आप जो लेते हो, उसके लिए भी आप जो कुछ एक्सपेंस आ रहा है वो सब आप एक्सपेंस में क्लेम करके वो सब डिडक्ट कर सकते हो आपके टोटल रिसिप्ट के अंदर से। मगर इसके अंदर जो कुछ इनकम और है जो आप क्लेम नहीं कर सकते, लाइक आपने शॉपिंग की, जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए वैकेशन किए, या फिर आपने कुछ गोल्फ कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेके रखा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ क्लेम नहीं कर सकते, वो आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। अभी हम बात करते हैं कि अगर लॉसेस होते तो उसका कैसा सेट ऑफ करना चाहिए, वो लॉसेस कहाँ सेट ऑफ करने चाहिए। अगर आपको बिजनेस में, प्रोफेशन में अगर लॉसेस हो रहे हैं तो ये बिजनेस और प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स या फिर सीएज या फिर आर्किटेक्ट, उनको अगर प्रोफेशन में लॉस हो रहा है तो दे कैन क्लेम दैट लॉस एंड उनको रिटर्न करते समय वो फाइल करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। और ये लॉस वो अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो लॉस अगले साल के इनकम के अंदर वो ऑफसेट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 8 ईयर्स। मगर आप कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस या इनकम आपको है लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, अगर आपको ये स्पेकुलेटिव इनकम है तो वो मैक्सिमम आप 4 ईयर्स तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और उसके लिए भी वो लॉसेस जो है वो उसी के इनकम के साथ ऑफसेट किया जाता है, नॉट विद अदर इनकम। प्रोफेशन और बिजनेस के जो लॉसेस है वो आप सैलरी के साथ ऑफसेट नहीं कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी के साथ आपको कुछ लॉस आता है तो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन आपके पास कुछ है तो वो अनलिमिटेड टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये सब आप भी टैक्सेशन भरते समय अच्छे से अवेल करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। अभी फाइनली हम आते हैं जो हम आपको प्लानिंग या फिर टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज बताने वाले उसके लिए। उसके अंदर सबसे पहले आता है, आप यूज कर सकते हो सेक्शन 54 का, इनकम टैक्स रूल 1961 के अंदर सेक्शन 54। उसके अंदर क्या होता है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो तो जैसे हमने बताया हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके 7 लाख रुपीज, 3.5 लाख रुपए टैक्स बेनिफिट या डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर जो वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भर रहे हो होम लोन के ऊपर वो आप अवेल कर सकते हो डिडक्शन। अगर आप ये इनकम प्रॉपर्टी 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख क्लेम कर रहे हो, अगर अगले प्रॉपर्टी आप वो बेचते हो और उसके अंदर आपको कैपिटल गेन आता है, सपोज आपने 1 करोड़ को प्रॉपर्टी ली थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर कैपिटल गेन उसका 2 ईयर्स के बाद कैलकुलेट किया जाता है। 2 साल के बाद आप वो जमीन या प्रॉपर्टी बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। अगर ये 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आपने 4-5 साल बाद 1.5 या फिर 2 करोड़ तक बेचा, आपको समझो 1 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, वो 15% होता है। तो अगर आपको सपोज आपको 1 करोड़ का फायदा होता है तो आपको 15 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। मगर अगर आप सेक्शन 54 का यूज करते हो तो अगर आप सिमिलर जो इनकम आपका प्रॉफिट हुआ है वो दूसरी प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन में खरीदने में यूज करते हो अगले 3-4 साल तक, तो आपको कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ता है। तो ये 15 लाख का आपका टैक्स कंप्लीट सेव हो गया। अगर आप वो री इन्वेस्ट करते हो प्रॉफिट दूसरे कंस्ट्रक्शन में या फिर प्रॉपर्टी खरीदने में तो आपको वो फायदा होता है। ऐसे ही आप रिपीटेडली अगर आप 5-10 साल में ये खरीद बेच करते हो और स्मार्टली जो आपको प्रॉफिट हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको अच्छा खासा गेन मिलेगा और आपको जो टैक्स सेविंग का अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। तो आप इसके 2 फायदे हो रहे हैं, आपको जो होम लोन ले रहे हो उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल रहा है 3.5 लाख रुपए तक का पर इंडिविजुअल, एंड अब जब बेच रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल गेन जब आपको होता है तो आप री इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कंप्लीट जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है आपका उसका भी बेनिफिट हो सकता है। ये काफी अच्छे से स्मार्ट वे से अगर आप करते हो तो अच्छी खासी वेल्थ इसके अंदर क्रिएट की जा सकती है और बहुत सारे लोग इसका स्मार्टली यूज करते हो।
नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी है टैक्स सेविंग की, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो HUF अकाउंट होता है वो आप ओपन करिए। उसके अंदर आपका जो इनकम होता है वो डाइवर्ट करिए। उसके HUF इज अ डिफरेंट कंप्लीट एंटिटी, वो लीगल एंटिटी बन जाती है। जो कुछ टैक्स बेनिफिट, डिडक्शन, रिबेट्स आपको जो मिल रहे हो वो सब उस इंडिविजुअल को एज ए HUF मिलते हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हो अगर आप HUF अकाउंट बनाते हो। तो मुझे लगता है हर एक बंदे ने अपना HUF अकाउंट बनाना चाहिए, और आप उसके ऊपर HUF के अंदर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो, शेयर्स भी खरीद सकते हो, म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो। उसका जो इनकम आएगा बाद में वो भी आप अलग अलग सेक्शन यूज करके वो डिडक्शन और रिबेट ले सकते हो। उसके अंदर भी काफी अच्छे से एक टैक्स सेविंग और वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। अगली हमारी स्ट्रेटेजी है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर NPS अकाउंट जिसको हम कहते हैं। हमने अभी देखा है कि 80CCD के अंदर हमको एडिशनल 50,000 अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पर एनम, तो हमको उसके ऊपर कंप्लीट टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हो तो 30% उसका आपको बेनिफिट मिलेगा 50,000 इन्वेस्ट करते हो तो ये तुम्हारा खुद का होगा, आपका वाइफ का हो गया और आपका HUF अकाउंट का भी हो गया। तो तीनों के अंदर आपको 50,000 हजार रुपए एडिशनल बेनिफिट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो कर रहे हो तो मिलेगा आपको। तो हर एक बंदे ने NPS का अकाउंट ओपन करना चाहिए, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, CS, उनको कोई पेंशन मिलता नहीं है। तो अगर आप स्मार्टली यहाँ इन्वेस्ट करते हो तो आपको सब आखिरी में जो पैसा आने वाला है वो भी टैक्स डिडक्शन के साथ, टैक्स बेनिफिट के साथ मिलने वाला है। तो ये NPS अकाउंट खोलना काफी जरूरी है। आपने खोला या नहीं खोला हमको बताइए। अभी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम मिल रहा है, जो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ये एग्रीकल्चर इनकम अगर आपको आ रहा है, आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी रहो, लैंड रहो, उसके अंदर आपको इनकम आ रहा है, प्योर एग्रीकल्चर इनकम आपको है, मगर आप टैक्स पेयर भी हो, तो आपको इंटीग्रेशन टैक्स स्कीम के अंदर ये टैक्स बेनिफिट उसका मिलेगा। जो इनकम आपको एग्री आ रहा है वो आपको मिनिमम टैक्स भर के उसका भी आप फायदा ले सकते हो, वो भी आप स्मार्टली इन्वेस्ट करके उसका भी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। तो ये इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ, आप ये आपके CA को पूछो और उसका भी फायदा लेना है। अगर टैक्स पेयर को एग्रीकल्चर इनकम है तो वो टैक्स फ्री नहीं है, आपको इंटीग्रेशन स्कीम का यूज करके उसके ऊपर मिनिमम जो कुछ बेयरेबल टैक्स होता है वो भरना होता है। ये इसके बारे में आपके CA आपको ज्यादा बताएंगे। फाइनली लास्ट हम बताएंगे, जो लोग टैक्स पेयर है, हायर टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं, तो उन लोगों के लिए एडवांस टैक्स भरना कंपलसरी है और मैंडेटरी है एज पर इनकम इंडियन टैक्सेशन लॉज, क्योंकि हर क्वार्टर को आपको एक प्रिज्यूम्ड इनकम जो होता है आपको पता होता है, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना होता है। ये जैसे मैंने पहले बताया 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर या 15 मार्च को भरना होता है। अगर आप ये नहीं भरते हो तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाद में टैक्स भरना पड़ता है। अगर आपका टैक्स समझो 1 लाख भी आ रहा है और उसके ऊपर आपको 18% इनकम इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो वो 18,000 होता है। अगर आपका 10 लाख इनकम टैक्स आप भरने वाले हो तो उसके ऊपर 18% 2 लाख रुपए के करीब होते हैं। तो अगर ये स्मार्टली भी आप एडवांस टैक्स भरते हो एवरी क्वार्टरली एडवांस टैक्स, तो आपका काफी सारा टैक्स का अमाउंट कम होता है। तो ये सब स्ट्रेटेजी हमने आज देखी है फॉर प्रोफेशनल, स्पेशली डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स एंड आर्किटेक्ट्स। तो ये सब स्ट्रेटेजी आपको पता थी या नहीं थी, और आपको क्या डिटेल में जानकारी चाहिए, आपके CA के साथ भी आप बैठ सकते हो या फिर कमेंट में हमको ये बताइए। और मैक्सिमम लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।